नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय, और उसमें हमने संरचनावाद और प्रकार्यवाद हमने पढ़ लिया था। और उसमें हमने देखा कि संरचनावाद में चेतना की संरचना की बात की गई थी और प्रकार्यवाद में किसका गया था, चेतना के कार्यों पे बात किया गया। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवाद। इस संप्रदाय का जो प्रसार किया था या जो इस संप्रदाय की जो रचना की थी वो किया था सिगमंड फ्रायड ने। और सिगमंड फ्रायड ने कहा कि भाई आप चेतना की संरचना और चेतना के कार्यों की बात कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो तो अचेतना की बात नहीं कर रहे हो, यानी अचेतन की बात नहीं कर रहे हो, बस आप चेतन की बात कर रहे हो। भाई हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का 90% भाग क्या है, अचेतन है। क्यों 90% भाग? इन्होंने क्या बताया कि हमारे शरीर का जो 90% भाग है, यानी हमारे ब्रेन का जो 90% भाग है वह क्या है, अचेतन है। अब आप पूछेंगे सर ये अचेतन है क्या? तो देखिए, अचेतन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और सिगमंड फ्रायड ने जो जो नियम दिए हैं, अगर आप इनके नियम को अच्छे से पढ़ेंगे ना, जब इनके नियमों को एनालिसिस करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेज आ जाएंगे। इसलिए टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्ति के विभाजन का सिद्धांत दिया। उन्होंने व्यक्ति के विभाजन में 3 सिद्धांत दिए, इदम दिए, अहम दिया, परा अहम दिया। अब इदम क्या होता है, परा अहम क्या होता है, अहम क्या होता है, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। उसी तरीके से इन्होंने चेतना की 3 विभाजन किया, चेतन का 3 विभाजन किया, यानी चेतना का 3 विभाजन किया। एक होता है चेतन, एक होता है अर्धचेतन, एक होता है अचेतन। ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया, विस्मृति का सिद्धांत दिया, बहुत सारे सिद्धांत दिया। मनोविश्लेषणवाद, मतलब ये बहुत टॉपिक, कुल मिला के टॉपिक इतना ही ज़बरदस्त है ना कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूं कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो अचेतन क्या होता है? अचेतन को सिंपल लैंग्वेज में देखें तो आपने बचपन से लेकर आज तक बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ सीखा, लेकिन आपको क्या वो सभी चीज़ें याद हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट लिए थे, क्लास 11th में, 10th के बाद क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट लिए थे या कौन सा बैकग्राउंड लिए थे? क्या आपने साइंस लिया था या कॉमर्स लिया था या बायोलॉजी लिया था, क्या लिया था? तो आप ये सब बता देंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि मैंने मैथ लिया था। अब मैं कहूँ कि 11th में आपने मैथ में कौन कौन सा चैप्टर आपने पढ़ा था, शायद वो आपको याद नहीं है। पढ़ा होगा 11th में, आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो आपको याद नहीं है। तो जो चीज़ें हमने कभी पढ़ा था वो अब हमें याद नहीं है, वही क्या है, अचेतन है। तो हमारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क का 90% भाग क्या है, अचेतन है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा तो है लेकिन वो याद अभी नहीं है। तो यही क्या है कि भाई सिगमंड फ्रायड ने यही कहा कि आप चेतना की बात कर रहे हो लेकिन अचेतना की बात नहीं कर रहे, जबकि हमारे मस्तिष्क का 90% भाग क्या है, अचेतन है। तो इसीलिए सिगमंड फ्रायड ने अचेतन पे बहुत ज़्यादा बल दिया, ना कि चेतन पे, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इन्होंने दिया एक वाद दिया, एक संप्रदाय दिया जिसको मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। और इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, व्यक्ति का विभाजन, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। चेतना का विभाजन, चेतना को इन्होंने कितने भागों में बांटा है, अहम क्या है, इदम क्या है, परा अहम क्या है, ये सभी चीज़ें हमको एकदम प्रैक्टिकल समझाएंगे आपको। मतलब आज की क्लास अगर आप देख लें तो मज़ा ही आ जाएगा। और इसका PDF में आपको एक ही बार ये सब टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो कृष्णा एकेडमी के ऐप पे आपको इसका PDF दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पहले समझने की कोशिश करिए, एक बार समझ लेंगे तो आपको बस रिविजन करने की जरूरत रहेगी, ठीक। तो देखिए, मनोविश्लेषणवाद यानी कि साइको एनालिसिस, ठीक है। अब ये क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो 1900 के आसपास ऑस्ट्रिया से सिगमंड फ्रायड के नेतृत्व में मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की शुरुआत हुई। कब हुई? 1900 ईस्वी के आसपास। किसने किया? तो सिगमंड फ्रायड ने किया। कहाँ पे हुआ? तो ऑस्ट्रिया से हुआ। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। सिगमंड फ्रायड का मानना था कि सभी तरह के असमान व्यवहार जैसे मानसिक विकृति, ठीक, आपराधिक प्रवृत्ति, अनैतिक काम वासना आदि का कारण हमारा क्या है, अचेतन है, अचेतन मन है। देखिए, कोई भी गलत काम आप करते हैं, देखिए अचेतन का मतलब क्या हुआ कि हमारी दबी हुई भावना, जो हम किसी चीज़ को पाना चाहते थे वो हमें नहीं मिला, वही क्या है, वो भावना अगर हमें नहीं मिला तो हमारे अंदर क्या, उसके प्रति कुंठा बैठ जाएगी। अगर कोई मानसिक व्यक्ति, अगर कोई रेपिस्ट है,
वो उसको उसको अपनी काम, अपने शरीर से काम वासना मिटाना है, ठीक है, काम वासना, और उसे नहीं मिल रहा है वो चीज़, तो वो क्या करेगा, वो रेप ही तो करेगा, है कि नहीं। तो इसी तरीके उस रेप का कारण क्या है, हमारा अचेतन मन है। क्यों? क्योंकि अचेतन मन क्या होता है, हमारी अधूरी इच्छाएं जो हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। देखिए, आपको जॉब नहीं मिलता, अक्सर बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, जब जॉब नहीं मिलता सरकार की लेट लतीफ़ी के कारण, तो क्या होता है, अपराध की ओर मुड़ जाते हैं। वो क्या है, अपराध की ओर मुड़ना क्या है, हमारा अचेतन मन है। हम चाहते थे डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बनना, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार ने समय समय पर वैकेंसी नहीं दिया, हमारी बेरोजगारी बढ़ती चली गई, इसलिए हम क्या चल गए, हमने अपराधी प्रवृत्ति चुन लिया। तो यही क्या है, हमारा अचेतन मन है। अब आपको समझ में आए। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको दिमाग एकदम खोल के चलना पड़ेगा। इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका शरीर कैसे काम करता है, आपकी काम वासना कैसे, आपके किस एज में कैसी काम वासना होती है। देखिए, दिमाग एकदम खोल के आज के ज़माने के संदर्भ में देखेंगे, इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अचेतन क्या है, अचेतन है हमारी विकृतियों, आपराधिक प्रवृत्तियों और अनैतिक काम वासना। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको जॉब नहीं मिला तो आप क्या करोगे, चोरी चकारी करोगे, गुंडई करोगे, मारामारी करोगे, लूट खसोट करोगे। अगर आपके अंदर आप काम वासना से भरे पड़े हो, लेकिन आपको काम वासना की तृप्ति के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप रेप करोगे। छोटी छोटी बच्चियों का, 5-5, 6-6 महीने की बच्चियों का रेप हो रहा है। ये क्या है, ये ऐसे लोग क्या है, मानसिक रूप से पीड़ित हैं। इनके अंदर इतनी काम वासना भरी है कि ये बेचारे पागल हो गए हैं। वही क्या है, और इन सब का कारण क्या है, हमारा अचेतन मन बताया जाता है। ठीक, अब आते हैं आगे कह रहा है कि इसीलिए सिगमंड फ्रायड ने चेतन मन पर ध्यान न देते हुए अचेतन मन के अध्ययन पर जोर दिया। ठीक है, किस तरीके से हमारा अचेतन मन काम करता है, इस पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और इसी कारण ये टॉपिक आपका दिमाग आज खोल देगा, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इन्होंने, फ्रायड ने मानव मस्तिष्क की तुलना एक विशाल पानी में तैरते हुए हिमखंड से की है, जिसका पानी से बाहर तैरता हुआ 10% भाग चेतन है, जबकि पानी में डूबा हुआ 90% भाग अचेतन है। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि हमारे मस्तिष्क का कितने प्रतिशत भाग अचेतन है, तो आप बताएंगे 90%। कितने परसेंट दोस्तों, तो 90%। और कितना परसेंट चेतन है, तो मात्र 10%। ठीक, मात्र 10%। और अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो बर्फ का एक नियम है, बर्फ को आप तैराओगे ना, जब पानी में जब छोड़ोगे तो बर्फ क्या होता है, पानी में तैरता है, लेकिन उसका 90% भाग पानी के अंदर होता है, 10% भाग पानी के ऊपर होता है। इसीलिए फ्रायड ने कहा है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या है, एक हिमखंड की भांति है, जिसका 10% भाग चेतन है और 90% भाग अचेतन है। ठीक है, यानी कि हमने बचपन से लेके आज तक जो पढ़ते आए हैं उसका 10% भाग हमें याद है, अभी भी मात्र 10% भाग याद है, लेकिन 90% भाग हम भूल चुके हैं। आप क्लास 1 में क्या पढ़े थे, कौन कौन सा टॉपिक पढ़े थे, क्लास 9th में क्या क्या टॉपिक पढ़े थे, ये सब आप भूल गए हैं, लेकिन आप पढ़े थे। और अभी जो आप कर रहे हैं, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, ये सभी चीज़ें आपको याद है। यानी आपके लाइफ का 10% भागी चीज़ें याद है, बाकी आपने जो पिछला जो काम किया है वो आपको याद नहीं है। तो वही क्या है, हमारा अचेतन है। ठीक, और फ्रायड ने कई सिद्धांतों की रचना की, इनमें से प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित, बहुत सारे सिद्धांतों की रचना की, जैसे कि इन्होंने चेतना का विभाजन किया, शायद देखिए स्वप्न विश्लेषण विधि का सिद्धांत दिया। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्वप्न विश्लेषण विधि। इसमें आप किसी क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति को कैसे पकड़ते हो, इसके बारे में इससे बड़ी मदद मिलती है। उसी तरीके से इन्होंने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया कि लाइफ में अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप विकास करोगे, लेकिन आपके लाइफ के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप विनाश की ओर जाओगे, विकास की ओर नहीं जाओगे। उसी तरीके से इन्होंने व्यक्तित्व का विभाजन दिया, कहा कि व्यक्तित्व का विभाजन में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के 3 भाग होते हैं, अहम होता है, इदम होता है और पराहम होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा चेतना का विभाजन, और सिगमंड फ्रायड ने चेतना का 3 स्तर माना है। कितना स्तर माना है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिगमंड फ्रायड ने चेतना के कुल कितने स्तर माने हैं, तो आप बताएंगे 3 स्तर माने हैं। पहला है चेतन यानी कि कॉन्शियस। अब ये कॉन्शियस क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या करते हो, तो आप कहोगे पढ़ाई करते हो। हम क्या पढ़ाई में क्या करते हो, क्या आप तैयारी करते हैं, अरे भैया तैयारी में क्या करते हो, तो सुपर टेट की तैयारी करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सुपर टेट में कितने सब्जेक्ट हैं, तो आप बताएंगे 10 से 12 सब्जेक्ट है, 13-14 सब्जेक्ट है। ठीक है, पढ़ते हैं। और सब्जेक्ट के नाम भी पूछा तो वो भी बता दोगे। आपका नाम क्या है, तो फलाना है। आपके पापा का नाम क्या है, तो ढिकाना है। ठीक, आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो XYZ है।
ठीक है, सब चीज़ याद है। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान में घटित घटनाएं हैं, इसलिए आपके चेतन में याद है। तो चेतना क्या होती है कि वर्तमान समय में हमारे संज्ञान में मौजूद प्रत्येक जानकारी हमारा चेतन है। जैसे हमारा मोबाइल नंबर, हमारा नाम, हमारा पता आदि, ये सब क्या है कि ये सभी चीज़ें आप अभी वर्तमान में कर रहे हो, इसीलिए ये क्या है, आपके चेतन में है। अचेतन, अर्धचेतन या अवचेतन क्या होता है, यानी कि सेमी कॉन्शियस और सब कॉन्शियस क्या होता है? तो ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए हमारे चेतना से बाहर हो गई थी, लेकिन प्रयास करने पर उसे पुनः वापस लाया जा सकता है, अर्धचेतन कहलाता है। जैसे खोई हुई चाबी का अचानक याद आना। जैसे क्या होता है, आप कहीं से बाहर आ रहे हो, ठीक है, और आपने बाहर आया, अपनी गाड़ी की चाबी, अपने घर की चाबी कहीं आपने रख दिया, ठीक, और कुछ ही देर बाद आपको याद आता है कि यार मुझे यहाँ जाना है। अब क्या चाहिए आपको? गाड़ी की चाबी है। अब आपको क्या कह रहे हैं, गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी है? अब आपको याद ही नहीं आता कि भाई गाड़ी की चाबी रखे कहाँ रख दिए, कहाँ पे? आप पूरा घर ढूंढ लेते हो, और जब थक हार के बैठ जाते हो तो अचानक आपको याद आता है कि अरे यार गाड़ी की चाबी तो मैंने यहाँ पे इस अलमारी पे रखा था। तो आपको अचानक याद आता है और आप जाके देखते हो तो वहीं पे अलमारी की चाबी आपकी पड़ी होती है। तो ये क्या है? यही हमारा अर्धचेतन या अवचेतन है, ठीक। यानी कि कुछ समय के लिए हमारी चेतना से क्या हुआ, चाबी भूल गया, लेकिन जोड़ देने पर वो चीज़ें आपकी याद हो गई, यही हमारा अर्धचेतन है, ठीक है। और विस्मृति, ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, विस्मृति भी एक प्रकार का अर्धचेतन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विस्मृति है चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, तो आप बताएंगे कि विस्मृति क्या है, हमारा चेतन है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं आगे कह रहा है अचेतन, यानी कि अनकॉन्शियस क्या है? तो ऐसा अनजाना डर, खतरा या असुरक्षा की भावना जो चेतना में कहीं मौजूद नहीं है, अचेतन कहलाता है। जैसे सपने में किसी अनजान व्यक्ति को देखना जिससे आप कभी न मिले हो। इसका मतलब क्या होता है? अचेतन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक, और मान लीजिए कि उसका एग्ज़ाम कल है, और आज आपने अच्छे से खाना पीना खाया और सोया कि आज मैं थोड़ा आप सोच रहे हैं कि भाई आज मैं जल्दी सो जाऊंगा ताकि कल मैं एग्ज़ाम अच्छे से देने जाऊं, ठीक है, अच्छे से फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम देने जा सकूं। तो आप रात में सो गए, ठीक, आप रात में सपना देख रहे हैं कि आपका पेपर छूट गया, आप सेंटर पर लेट पहुंचे, आप सेंटर पे पहुंचे, आपका एडमिट कार्ड घर छूट गया। तो ये क्या हो गया? ये क्या है? ये एक डर है, अनजाना डर है जो अभी हुआ नहीं है, लेकिन आप सपने में उसको क्या करें, महसूस करें। आप ये देख रहे हैं कि भाई मेरा पेपर बहुत खराब गया, पेपर कल है, लेकिन आप सपने में देख रहे मेरा पेपर बहुत खराब हुआ, मैं पेपर के समय बेहोश होकर गिर गई, मैं पेपर नहीं दे पाया। ये क्या है? ये सब अनजाना डर है। और ये सब क्या है? इसका कारण क्या है? हमारा अचेतन है, ठीक है। अचेतन का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें, ऐसा अनजाना डर, ऐसी चीज़ें जो आप हुआ नहीं है लेकिन आप उससे पहले ही डर रहे हो, यही होता है हमारा अचेतन। और अचेतन क्या है? हमारे शरीर, हमारे मन मस्तिष्क का 90% भाग है जो हम कभी पढ़े थे लेकिन अब वो भूल गए हैं। ये कभी अचेतन का मतलब क्या होता है? कभी आप कहीं पार्टी में जाते हो, किसी लड़के या लड़की को देखते हो तो आप सोचते हैं यार इस बंदे को कहीं देखे हैं, भले आप उसको कहीं देखे नहीं हैं लेकिन आप सोचते हैं कहीं ना कहीं तो देखे हैं, दिमाग में क्या है, बार बार जुड़, यही सब क्या है? ये सब आपका अचेतन है। अचेतन के बहुत सारे प्रकार हैं जो आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक। अब आता है स्वप्न विश्लेषण विधि। ये विधि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये विधि क्रिमिनल माइंडेड को पकड़ने के लिए, यानी कि आपराधिक व्यक्तियों को पकड़ने के लिए बड़ा काम आता है। स्वप्न विश्लेषण विधि में क्या होता है? जैसे आपने अभी एक केस सुना होगा, श्रद्धा मर्डर केस। उसमें क्या था, एक मुस्लिम लड़का था जो उस श्रद्धा को क्या किया था, 21 टुकड़ों में काटा था, 21 टुकड़ों में काट के और क्या था, अपनी फ्रिज में रख दिया था और उसकी मुंडी भी फ्रिज में रखा था और उसी फ्रिज से खाना निकाल के खाता था। सोचिए कितना खतरनाक व्यक्ति था। अगर हम और आप नॉर्मल खून देख लेना तो डर जाते हैं, नॉर्मली खून देख ले किसी का गिरते हुए तो डर जाते हैं। इस बंदे ने 21 टुकड़े कर उसी फ्रिज में रख दिया था जिस फ्रिज में वो खाना रखता था अपना, और डेली उसके मुखड़े को, उस लड़की के मुखड़े को जिसका गला काट के उसको फ्रिज में डेली उसको निहारता था, देखता था। सोचिए कितना जबरदस्त। जब ये पकड़ा गया ना तो इतना शरीफ और इतना मतलब जैसा लगता है कि उसको डर ही नहीं है, इतना कूल में कौन रहता था कि भाई लगता था कि अरे यार ये तो कोई अपराध ही नहीं कर सकता, मासूम सा दिखने वाला बंदा, लेकिन कितना क्रिमिनल माइंडेड है। तो ऐसे व्यक्तियों को पकड़ने के लिए क्या अपनाया जाता है? स्वप्न विश्लेषण विधि अपनाया जाता है। इसके लिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है, आपने सुना होगा नार्को टेस्ट, एक नार्को टेस्ट होता है, एक होता है पॉलीग्राफी टेस्ट। अब नार्को टेस्ट में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी का मर्डर किया है
तो क्या मैं बताऊंगा कि मैंने मर्डर किया है? आप कहे सर आप तो टीचर हैं, आपने ऐसा काम क्यों किया, आपने किसी का खून क्यों किया? तो आप कहेंगे अरे यार तुमको विश्वास है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं ऐसा काम करूँगा? कभी भी मैं अपनी चेतन अवस्था में ये बात नहीं कबूलूंगा कि हाँ मैंने मारा है। तो इसको भाई अब इसको आप मुझसे अगर उगलवाना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? आप मेरा नार्को टेस्ट करवाएंगे, आप मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट करवाएंगे। तो नार्को टेस्ट में होता क्या है कि एक इंजेक्शन दिया जाता है आपके बॉडी में, आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसमें सोडियम पेंटाथॉल नामक एक इंजेक्शन दिया जाता है। उसमें क्या होता है ना कि आप अचेतन अवस्था में चले जाओगे, लेकिन आपका दिमाग, आपका जो ब्रेन है वह चेतन अवस्था में रहेगा, यानी कि आपका दिमाग काम करेगा, आपकी बॉडी मतलब बेहोश हो जाएगी, ठीक। और उसमें जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपने क्यों मर्डर किया, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आपने मर्डर किया, कैसे आपने मर्डर किया, छुरा से मारा कि गोली से मारा, या कैसे मारने के बाद आपने क्या किया, मारने से पहले आप क्या सोच रहे थे, मारने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे थे, ये सभी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। और वहाँ पे आप क्या, क्योंकि आप तो बेहोश हैं लेकिन आपका दिमाग काम कर रहा है, आपका दिमाग एक्टिव है, तो आप उसका सही जवाब देना शुरू कर देते हो। उसी तरीके से पॉलीग्राफी टेस्ट होता है। पॉलीग्राफी टेस्ट में भी बहुत सारे ब्रेन में आपका इधर कुछ दो स्विच लगा दिया जाएगा, इधर आपके हाथों में लगा दिया, उसमें ब्लड सर्कुलेशन देगा। देखिए जब भी आप झूठ बोलते हो, देखिए अगर आप कोई चीज़ आपने सत्य बोला है तो आपका ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना ही आपकी सोचने में आपकी एनर्जी लॉस हो। लेकिन झूठ बोलने में क्या होता है ना, झूठ बोलने में एनर्जी ज़्यादा लगती है, झूठ बोलने में प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि आपको कहानी गढ़ना पड़ेगा, और जब कहानी गढ़ोगे तो आपको समय लगेगा, और जब समय लगेगा तो तभी आप पॉलीग्राफी टेस्ट में पकड़े जाते हो। तो स्वप्न विश्लेषण विधि वही विश्लेषण विधि है। कहता क्या है कि हमारा चेतन हमारे अचेतन पर काबू पाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अचेतन खुद को प्रकट करने का मौका ढूंढता रहता है और जुबान फिसलने, नींद में बड़बड़ाना या सपनों के माध्यम से अचेतन खुद को प्रकट कर लेता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है नींद में बड़बड़ाने की, जैसे मैं ही हूँ। अब मैं क्या होता है, शुरू से मतलब सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाता हूँ, स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद से वहाँ से आने के बाद आपको पढ़ाया, तो दिमाग में जो चीज़ आप दिन भर करते रहते हो, नींद में आप वही बड़बड़ाते हो। कभी मैं मम्मी के पास सो जाता हूँ या मम्मी मेरे पास आके मेरे कमरे में सो जाती हैं, तो कहती है रतिया भर बड़बड़ाते क्या रहते हो, तुम क्या बड़बड़ाते रहते हो? क्या मम्मी मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्या बड़बड़ाता हूँ। तो क्या है, मैं तो अचेतन अवस्था में हूँ, लेकिन मेरा क्या है, मेरा अचेतन बड़बड़ा रहा है, मतलब अचेतन में मेरा दिमाग एक्टिव है, सपने में मैं कुछ बड़बड़ा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, यही हमारा अचेतन है। और यही है स्वप्न विश्लेषण विधि। इसी के माध्यम से अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को पहचान मतलब की जाती है, पकड़ा जाता है उनको कि इन्होंने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्वप्न विश्लेषण विधि। अब आता है फ्रायड की विस्मृति का सिद्धांत। ये भी बड़ा अच्छा सिद्धांत है। फ्रायड कहता है कि हमें कुछ चीज़ों को भुला देना ही हमारे लिए श्रेयस्कर होता है, यानी हमारे लिए अच्छा होता है कुछ चीज़ों को भुला देना। जैसे एक एग्जाम्पल दीजिए, आपने किसी से टूट के प्यार किया, आप लड़का हैं या लड़की, आपने किसी से टूट के प्यार किया और वो आपके साथ चीटिंग करके किसी और के साथ चला गया या चली गई, ठीक है। तो आपको क्या हुआ, आपको क्या ये जो पीड़ा आपने सह रहे हैं, जो किसी से आप बहुत सच्चा प्यार किए, दिल से प्यार किए, उसको सब कुछ अपना मान लिए, अपने माँ बाप से बढ़कर उसे अपना मान लिए, अगर वो आपको छोड़ के चला गया तो क्या ज़िंदगी भर आप उसी की याद में डूबे रहोगे? नहीं, आप आगे बढ़ना चाहोगे, मूव ऑन करना चाहोगे, ठीक है। तो फ्रायड का विस्मृति सिद्धांत यही कहता है कि कुछ बुरी चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, भूल जाना ही, ज़बरदस्ती उसको भुला देना ही हमारे लिए श्रेयस्कर होता है। जैसे किसी एग्ज़ाम की आपने बहुत शिद्दत से मेहनत किया, वैसे सुपर टेट के लिए आपने बहुत मेहनत किया और आपका मान लीजिए कि एक आध नंबर से, जैसे मेरा एक दोस्त है उसका सिलेक्शन क्या हुआ था 0.25 नंबर से रुक गया, 25 नंबर से रुक गया। अब देखिए कितना बड़ा दर्द की बात है कि 0.25 नंबर से किसी का जॉब रह गया, कोई जॉब नहीं पा पाया और आज भी वो सुपर टेट की वैकेंसी का इंतजार कर रहा है। वो कितना बड़ा दुख है उसके लिए, लेकिन क्या वो जिंदगी भर उसी का रोना रोएगा? नहीं, उससे आगे बढ़ेगा। अब वो तैयारी कर रहा है, वैकेंसी आएगी, कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन हो गया और ईश्वर की दया से उसका लेखपाल में हो भी गया है, बस डीबी उसका बचा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से मैं अपनी बात करूं, मैंने जीवन में पहला कंपटीशन दिया था यूपीएसआई का, यूपीएसआई 2016, ठीक। बहुत ही अच्छा मेरा पेपर गया। मेरे रिटन एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा नंबर थे, मेरे दोस्तों से जितने भी मैं पढ़ता था सब में सबसे ज़्यादा मेरा नंबर था। और लेकिन
फिजिकल में, इसमें यूपीएससी में फिजिकल भी होता है जिसमें 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ता है मात्र 28 मिनट में। अब मैं ये दौड़ नहीं निकाल पाया क्योंकि सुबह से मैं भूखा गया था ग्राउंड पे, और अगस्त का महीना था और अगस्त में इन्होंने रनिंग करवाई और दिन के 12:30 बजे रनिंग करवा दिए। सुबह से भूखा इंसान, कभी मेरी इतनी दौड़ने की आदत भी नहीं थी, और मैंने ऐसे जब मैं दौड़ने जाता था तो सुबह जाता था। अब दोपहर में कैसे कोई दौड़ पाएगा उतनी गर्मी में, उतनी गर्मी। अब आपको देखिए ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा होती है अगस्त के महीने में। उसी समय मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या मैं उसी के पीछे पड़ा रहा? उसको मैं भुला के आगे बढ़ा। फिर एसएससी का एग्ज़ाम दिया, उसका टियर 1 निकला, वीडियो का एग्ज़ाम दिया, निकल गया, लेकिन वो भी रद्द हो गया। फिर सुपर टेट आया, सुपर टेट में हो गया, और अभी मैं रेलवे में आ गया। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको बदलती रहती हैं, ये कभी एक जैसी नहीं रहती, ठीक। तो ऐसे आपको करना है, ठीक। तो ये क्या है? तो यही विस्मृति का सिद्धांत कहता है फ्रायड का कि इंसान को कभी भी क्या करना चाहिए? बुरी यादों को संजो के नहीं रखना चाहिए, उसे भुला देना ही श्रेयस्कर होता है। तो फ्रायड ने क्या कहा दोस्तों? तो फ्रायड कहता है कि फ्रायड ने मनोविस्मृति का एक सिद्धांत दिया है जिसे हम सक्रिय विस्मृति, एक मिनट, फ्रायड ने विस्मृति का एक सिद्धांत दिया है जिसे हम सक्रिय विस्मृति या दमन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो विस्मृति के सिद्धांत को क्या बोलते हैं? सक्रिय विस्मृति या दमन का सिद्धांत भी कहते हैं। दमन का सिद्धांत क्या कहते हैं? क्योंकि फ्रायड कहता है कि हम अपनी बुरी यादों को, जो हमें तकलीफ देती हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, जो हमें रोक के रख रही हैं, उसको जबरदस्ती ताकत लगा के उस चीज़ को भुला देना चाहिए। तो वही फ्रायड के अनुसार व्यक्ति अपनी असफलताओं और अपनी दुखद यादों को जानबूझकर बलपूर्वक भुला देना चाहिए। यही है फ्रायड का विस्मृति का सिद्धांत। और अब आता है फ्रायड का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। फ्रायड की अभिप्रेरणा का सिद्धांत 2 प्रकार का है, ठीक है। फ्रायड कहता है कि अगर आपने, जैसे अब फिर एग्जाम्पल लेते हैं प्यार मोहब्बत वाला, ताकि चीज़ें समझ में ज़्यादा आएंगी। जैसे मान लें कि आप किसी लड़की को या किसी लड़के से बेइंतहा प्यार किए, ठीक, और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि देखो भाई, जैसे ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा मैं तुमसे शादी कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक। अच्छा वक्त चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका जॉब भी लग गया, आपका सुपर टेट में सिलेक्शन हो गया, अच्छे खासे नंबर से आप सुपर टेट में पास हो गए, आपकी ज्वाइनिंग हो गई। तो क्या हो गया? आपकी नौकरी लग गई, आप जिससे प्यार करते थे उससे शादी भी हो गई। तो ये क्या है? ये क्या है कि ये आपका विकास का स्तर है, यानी ये क्या? ये अभिप्रेरणा है। आप जैसे अभी आप बेरोजगार हो, अभी आप सोचते हो कि आप मेरे जॉब लग जाता तो मैं अपने माँ बाप के लिए ये करता। आपके माँ बाप आपके सामने ही दिन पर दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, लाचार होते जा रहे हैं। उनकी आंखों में सपना है कि मेरा बेटा टीचर बन जाए, मेरी बेटी टीचर बन जाए। मैं भी शान से कहूँगा कि मेरा बेटा टीचर है, मेरी बेटी टीचर है, ये शान से कहूँगा। लेकिन आप अभी भी आप बेरोजगार हैं, आपके पापा आपसे कुछ नहीं कह पा रहे हैं, और आपको अपने पापा से कुछ नहीं कह पा रहे हैं। आपको अपने पापा से अब पैसा मांगने में शर्म आ रहा है, लेकिन बाप को लगता है कि भाई चलो मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, आज नहीं तो कल सफल हो। लेकिन कल को आपको नौकरी मिल गई, आपको आपके मनपसंद की शादी हो गई, आपके मम्मी पापा का नाम रोशन हुआ, आपके पापा की प्रतिष्ठा बढ़ गई घर परिवार में, आपके रिश्तेदार जो 10 ताने देते थे अब वो आपकी तारीफ करेंगे, कहेंगे मैं तो जानता ही था कि इसका सिलेक्शन होना था, मैं तो जानता ही था, मैं तो 100% मुझे विश्वास था कि इसका सिलेक्शन होना ही होना था। भले बाद में वो मन बहुत जल रहे हैं आपसे, लेकिन अब करे भी तो करेंगे क्योंकि आपको तो जॉब लग गया। तो ये क्या गया? ये सभी चीज़ें जब आपके पास सब कुछ मिल जाएगा तो आप विकास की अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन आपको ना नौकरी मिली, ना आपको छोकरी मिली, और ऊपर से रिश्तेदारों के ताने अलग मिल रहे हैं। तो इससे क्या होगा? आपका मनोबल डाउन होगा और आप क्या होगे? विनाश की तरफ जाओगे। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत इन्होंने ऐसा दिया है। यानी फ्रायड ने अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत भी दिया है जिसे हम मूल इच्छा या मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, और जिसमें उन्होंने व्यक्ति की 2 प्रकार की मूल इच्छाओं से प्रेरित बताया है। कैसे? पहला है जीवन मूल इच्छा, जिसको क्या बोलते हैं? इरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरोज बोलते हैं। इसमें कहते हैं फ्रायड कि जीवन मूल इच्छा का संबंध विकास से है। विकास कैसे होगा? जब आपको आपकी नौकरी मिल गई, आप जिससे प्यार करते थे उससे शादी हो गई, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो गया, रिश्तेदारों के ताने अब आपकी तारीफ में बदल गया। तो ये सब क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं? विकास की तरफ जा रहे हैं।
तो यही क्या है, यही है जीवन मूल इच्छा। आप यही तो चाहते थे ना कि हमारे लाइफ में ये सब हो, और अब हो गया, तो ये क्या हो गया, आप विकास की अग्रसर हो गए। लेकिन दूसरा है मृत्यु मूल इच्छा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थैनाटोस बोलते हैं। थैनोस आपने सुना होगा, जब आपने हॉलीवुड मूवी एक है एवेंजर द एंड गेम, उसमें जो थैनोस है वो क्या है, वो मृत्यु का देवता है। एक चुटकी बजाता है आधी संसार खत्म, आधा संसार खत्म कर देता है। वो क्या है, मृत्यु का देवता है। वो कहता है जितने कम लोग रहेंगे उतना ही आबादी, उतना ही हमारा जो ब्रह्मांड है वो प्रगति करेगा। तो यही क्या है, मृत्यु मूल इच्छा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लें कि आपने किसी से प्यार किया, आपसे उसकी शादी नहीं हो पा रही है, आपके माँ बाप सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि मेरा बेटा कब टीचर बनेगा, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से, सरकार की लेट लतीफ़ी की वजह से, सरकार की वैकेंसी न देने की वजह से आप रोजगार नहीं पा रहे। अब जब आप रोजगार नहीं पाओगे तो आप कहाँ जाओगे, आपके मन में कुंठा बैठेगी, या तो आप अपराध की रास्ता चुन लोगे या तो आप सुसाइड कर लोगे। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे दोस्त कि कभी भी सुसाइड मत करना। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर प्रतिभा है, तो आप कहीं ना कहीं जी खा लोगे, बहुत अच्छे से जीवन यापन कर लोगे। सरकारी नौकरी मिल जाना ही जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, जिंदगी का लक्ष्य उससे भी बहुत बड़ा है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, कभी भी सुसाइड जैसे आप लोग कहते सर सुसाइड करने का मन, अरे क्यों भाई, आपके अंदर टैलेंट है, आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, तो आप पढ़ाओ, कहीं जाके कहीं पढ़ाओ। कहीं नहीं पढ़ा सकते तो आप यूट्यूब पे पढ़ाओ, ठीक है, कहीं और नहीं जा पढ़ाओ। देखिए अगर कोई, जैसे मान ली कि अगर टीचर वो होता है जो, जैसे मान लें कि हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, हमने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा दिया, भले मैं सुपर टेट में सिलेक्शन नहीं पाया, मान लीजिए कि मैं सुपर टेट में सिलेक्शन नहीं पाया, लेकिन वो टॉपिक मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरा ही वीडियो देखोगे ना, कि किसी और का देखोगे, किसी और का नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट को बस चाहिए क्या, स्टूडेंट को बस ये चाहिए कि जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो कोई बता दे उसे, ठीक है। जरूरी नहीं कि उस एग्ज़ाम का मैंने निकाल, बहुत सारे लोग उस एग्ज़ाम को क्रैक करके आते हैं लेकिन उसी एग्ज़ाम के बारे में नहीं पढ़ा पाते, उसी एग्ज़ाम के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा पाते हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपके अंदर टैलेंट है तो आप भले कहीं सिलेक्शन पाए ना पाए, अगर आप पढ़ाओगे तो लोग आपसे पढ़ेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप मेरी तरह सुपर टेट में सिलेक्शन हो जाइए तभी आप पढ़ाएंगे तो आपसे लोग पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको आना चाहिए। मान लीजिए कि मैं भले सुपर टेट का टॉपर हूँ, मेरे सुपर टेट में 128 नंबर आए हैं, लेकिन अगर मुझे पढ़ाने नहीं आता, अगर मैं आपको इतना अच्छे से समझा नहीं पड़ते, क्या आप मेरा वीडियो देखते? कभी नहीं देखते। ये नहीं कि मैं टैग लेके घूमूं कि मैं सुपर टेट टॉपर हूँ, मैं सुपर टेट का ये हूँ, पढ़ाने रत्ती भर नहीं आ रहा तो आप मेरा वीडियो देखेंगे, नहीं देखोगे भाई, है कि नहीं। इस चीज़ को आप समझिए। तो कभी भी अगर आपको नौकरी ना मिले या आपका प्यार मुकम्मल ना हो पाए तो गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, सुसाइड नहीं सोचना चाहिए, ये सब बेकार की बात है, ठीक है। आप जब भी कभी ये भावना है तो अपने माँ बाप का सोचिए, कितने अरमान से, कितनी मेहनत से उन्होंने आपको पाला है, कितना सपने देखे हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप सरकारी नौकरी करो, आप चाहते कि मेरा बेटा सही सलामत मेरी नज़रों के सामने बस रहे, वही उनके लिए बहुत खुशी की बात है। तो आप कभी भी ऐसा काम मत करिएगा। ये क्या है, मृत्यु मूल इच्छा, इसी को थैनाटोस बोलते हैं। ये कब होता है? जब आप व्यक्ति के प्यार में धोखा मिला हो, नौकरी में न मिल रहा हो, घर परिवार में कलह हो। जिस घर में, देखिए कहा जाता है कि जिस घर में दिन रात कलह होते हैं वहाँ पे लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। जिस घर में भाई आपस में लड़ रहा है, माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, उस घर में क्या होता है, उस घर में कभी शांति नहीं रहती है, और जहाँ शांति नहीं वहाँ पे लक्ष्मी कहाँ से आएगी, तो उस घर की तरक्की रुक जाती है। तो यही हमारा जीवन मृत्यु मूल इच्छा है। अब आता है फ्रायड का व्यक्तित्व का सिद्धांत। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा इसमें, ठीक है। फ्रायड ने चेतना की ही तरह व्यक्तित्व को भी 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन सा? तो एक इदम बताया है जिसको ईद बोलते हैं, ईगो बताया है, अहम बोलते हैं, और पराहम यानी कि सुपर ईगो। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इदम क्या है? हम है। अहम क्या है? हमारा बड़ा भाई है। और पराहम क्या है? हमारे पापा हैं। कैसे? अब इसको हम लोग अपने डेली लाइफ में इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर डेली लाइफ में चीज़ों को इसको समझ लेंगे ना तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ठीक। फ्रायड कहता है कि वैसे तो यह सभी विकास 3 से 5 वर्ष की अवस्था के बीच हो जाता है, लेकिन इदम सबसे ज़्यादा सक्रिय सहसा अवस्था में होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इदम सबसे ज़्यादा सक्रिय किस अवस्था में होता है? तो सहसा अवस्था में होता है। लेकिन इन तीनों का विकास कब तक हो जाता है? 3 से 5 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। और पराहम, जिसको हम सुपर ईगो बोलते हैं, यह सबसे ज़्यादा सक्रिय कब रहता है? तो बाल्यावस्था में
होता है। अब इन तीनों के बीच हम लोग अंतर देखेंगे कि भाई इदम क्या है, अहम क्या है और पराअहम क्या है। ठीक है, इन पराअहम का मतलब क्या है? नैतिकता, आदर्शवादी। हाँ, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ऐसा खाना नहीं खाता, मैं ब्रांडेड कपड़े के सिवा लिवाइस और एलन सोली के सिवा कपड़ा नहीं पहनता। ये सब क्या है? पराअहम है, अनैतिक है, मतलब क्या है? पराअहम है। ठीक है, ये क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इन तीनों को क्रमशः सुखवादी, ईद को क्या बोलते हैं? सुखवादी बोलते हैं, क्योंकि ईद से हमें सुख मिलता है। किसी चीज़ को पाने की इच्छा क्या है? ईद है। ठीक है, काम वासना, अतिरिक्त काम वासना, ये सभी चीज़ें क्या है? ईद के द्वारा आती है। वास्तविकतावादी क्या है? ये अहम वास्तविकतावादी बड़ा रियलिस्टिक है, समय के साथ, समय और माहौल के साथ ये बदलता है, ये बड़ा धूर्त आदमी है। इसको देखिएगा, अभी मैं जब एग्जाम्पल दूंगा ना आपको बहुत अच्छा समझ में आया। और पराअहम क्या है? आदर्शवादी है। आदर्शवादी मतलब क्या? कि मेरा ये जमीर नहीं ये कहता कि मैं ये काम करूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरा आदर्श उसूलों के खिलाफ है, मेरा धर्म ये नहीं कहता, दुनिया भर की बातें। ये क्या है? आदर्शवादी है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। इसमें इदम पूरी तरह से अचेतन से बना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इदम किससे बना है, तो अचेतन से बना है, जबकि अहम और पराअहम चेतन एवं अर्धचेतन से बना है। ये सब चीज़ें याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्न में से इदम किस चीज़ से बना है? अचेतन से, चेतन से, अर्धचेतन से, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे अचेतन से बना है, जबकि अहम और पराअहम चेतन और अर्धचेतन से बना है। ठीक, अब आते हैं आगे, अब आते हैं ये ग्राफ। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि इदम क्या है। इदम है अतिरिक्त इच्छाएं, मारकाट, अनैतिक काम वासना, ये सभी क्या है? ये सब इदम है। ठीक, ये सब इदम का भाव है। अहम क्या है? तार्किक है, वास्तविकतावादी है, समायोजित है, यानी कि समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार बदलने वाले हैं। और रियलिस्टिक है, वास्तविकतावादी है। ठीक है, और तार्किक भी है, हर चीज़ पे तर्क देगा। और पराअहम क्या है? जैसे कि धर्म, नैतिकता, पुलिस प्रशासन, न्यायालय, यह सबका बाप भी है। तो जैसे मैंने बताया, क्या इदम मान लीजिए हम हैं, हम और आप हैं। अहम क्या है? हमारा बड़ा भाई है। और पराअहम क्या है? हमारे पापा हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बचपन में छोटे थे, जब छोटे थे तो आप मम्मी के पास गए, आप आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, आप सबसे पहले कहाँ जाते हो? आप सबसे पहले मम्मी के पास जाते हो। पापा से आप डायरेक्ट पैसा नहीं मांगते। तो मम्मी के पास गए, मम्मी से कहे कि मम्मी मुझे 10 रुपया चाहिए। मम्मी पूछती है बेटा किस लिए चाहिए? तो आप कहते हो कि आइसक्रीम खाना है। तो बेटा कहते हैं अरे बेटा हम कमा थोड़े रहे हैं, जाओ पापा से मांगो, हमारे पास कहाँ है, हमें पापा तुम्हारे कुछ थोड़े देते हैं कि हम तुम्हें देंगे, जाओ पापा से मांगे। अब आप पापा के पास गए, पापा मुझे 10 रुपया दो, मुझे आइसक्रीम खाना है। पापा कहते भाग साले, आइसक्रीम खाना है इनको, जब देखो तब इनको आइसक्रीम खाना होता है, भगो यहाँ से। अब वो डांट के भगा दिए। आपकी क्या हुई? आपकी इच्छा थी क्या खाने की? आइसक्रीम खाने की, लेकिन वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पाई, पापा ने पैसा नहीं दिया। ये क्या हो गया? अतिरिक्त इच्छा। अब इस अतिरिक्त इच्छा को आप पूरी करने की कोशिश तो करोगे ना भाई, करोगे ना? तो क्या करोगे? अब क्या करोगे? अच्छा ठीक है, पापा मन ही मन सोचोगे, अच्छा प्लान बनाओगे। प्लान क्या बनाओगे? अच्छा मुझे पैसा नहीं दिए, देख लेंगे बेटा। फिर आप फिर हम बताते हैं, अब पापा खाना पीना खाएं, दोपहर के सो गए। आपको पता है कि पापा का जो वॉलेट है वो उनके जेब में रहता है, यानी उनका पर्स जो है उनके जेब में, वॉलेट जो है उनके जेब में रहता है। और यहाँ पे अपना ये पेंट क्या होता है, टांगते हैं। अब पापा क्या खा पी के सो गए आराम से। आप धीरे से बस उनके सोने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पापा के खराटे की आवाज़ सुने, हम अपना 10 रुपया उसमें से निकाले। आप देखे पापा सो गए, खराटे ले रहे हैं बढ़िया, खूब बढ़िया से। आप धीरे से गए, वॉलेट निकाले पेंट से, उसमें से 10 या 20 रुपया, जो भी इच्छा थी 10 रुपया लेने की, लेकिन अब पापा कह रहे कि भाई इतना रिस्क ले ही रहे हैं तो 10 क्यों 20 ले लेते हैं। तो आपने 20 रुपये चुरा लिया। अब आपका अहम, ये आपका बड़ा भाई, ये बड़ा भाई कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। आपकी आत्मा जो है वो क्या है? अहम है। अब वो देख लिया आपको, अब वो कह रहा है अरे भाई चूतिया है क्या, चोरी कर रहा है, पापा के जेब से पैसा निकाल रहा है। अरे देखेंगे तो बहुत लतियाएंगे, बहुत मारेंगे जब पूछेंगे तो। अब पता चल गया कि तुमने पैसा निकाला है। तो आपने कहा, आप इदम क्या कहता है? अरे भाड़ में जाए, मार खाएं तो खाएं, लेकिन हम आइसक्रीम पहले जरूर खाएंगे। अब ये क्या है? ये वास्तविकतावादी है, रियलिस्टिक भी है। अहम जो आपका क्या है? ये वास्तविकता। आपका बड़ा भाई क्या है? रियलिस्टिक है और समायोजित है, समय के साथ बदलता भी है। तो कह रहा है कि साला ये डर नहीं रहा है, यानी ये पापा से, यानी कि पराअहम से ये डर नहीं रहा है कि हमें हमें मार खाना पड़ेगा। हमारा नैतिक कहेगा कि ये अहम कहेगा यार
तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है कि तुम चोरी करोगे, अपने ही घर में चोरी करोगे, अपने ही बाप से चोरी करोगे। आप कुछ भी कहें, इसका डर आपने नहीं माना, कहे भाड़ में जाए, हम मार खाएंगे, हाँ मैं चोर हूँ, मैं उचक्का हूँ, मैं नैतिक रूप से करप्ट हूँ, लेकिन मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तो ये कहेगा क्या, अहम जो कहेगा वो कहेगा अच्छा बेटा ये मान नहीं रहा, तो ये करेगा समझौता, कहेगा क्या ऐसा है, अब ठीक है तुम मान तो नहीं रहे हो, तो ऐसा करो ना कि आइसक्रीम मुझे भी खिलाओ, नहीं तो हम पापा को बता देंगे। अभी कह रहे थे क्या, अभी तक ये आदर्श की बातें कर, लेकिन अब देखो ये भी बदल गया, वास्तविकतावादी है ना, रियलिस्टिक है, समय के साथ बदल गया, पाला बदल गया, कहा यार ऐसे नहीं सुधरेगा, अब इसके साथ समझौता कर लेते, नहीं तो मेरा नुकसान ही है। कहेगा अच्छा ठीक है, और चोरी की अच्छी बात है, लेकिन जो 20 रुपये तुम निकाले हो उसमें से 10 रुपये की मेरे लिए भी आइसक्रीम खिलाना। अगर नहीं दिए बेटा, पापा जैसे जगेंगे हम बता देंगे कि पापा ये छोटुआ पैसा चुराया है, ठीक है। अब छोटुआ मार खाएगा, अब छोटुआ को भी आइसक्रीम खाना है और पिटने से भी बचना है, तो छोटुआ कहेगा अच्छा चलो भाई ठीक है, अहम की बात मान लेता है और कहता है चलो ठीक है, हम दोनों भाई मिल बांट के खाएंगे। तो क्या हो गया, ये आप हैं और ये आपका बड़ा भाई है, और ये क्या है, आपके पापा हैं, ठीक। तो ये क्या है, अहम क्या है, वास्तविकतावादी है। आप समझ रहे हैं ना कैसे माहौल के साथ बदल रहा है। पहले तो इसको डांट रहा है, कह रहा है कि भाई तुम चोरी करोगे, यही तुम्हारी नैतिकता है, यही तुम्हारा संस्कार है, यही तुम्हारे माँ बाप ने, अरे इसका बाप तो वही है, लेकिन यही तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है, ये सभी चीज़ें हैं। लेकिन जब देखा कि ये नहीं मान रहा है, ये नहीं डर रहा है इससे, पराम से, तो इसके साथ समायोजन कर लिया। और पराम क्या है, मतलब पराम क्या है, नैतिकता। जैसे कि मार काट, आप जॉब में आ गए और आपको कोई घूस दे रहा है, आपकी नैतिकता नहीं मानती कि नहीं मैं नैतिक हूँ, मैं घूस नहीं लेता। ये क्या है, नैतिकता क्या है, हमारा पराहम है, यानी कि ये सबसे ऊपर वाली चीज़ें हैं। और ये क्या है, जो अहम क्या है, हमारा भाई है जो हमें समझाता है। कोई भी गलत काम करने जाएंगे, कोई भी XYZ, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो और आप अभी IPL देख रहे हो, आपको पढ़ना चाहिए तो आप IPL देख रहे हो, तो आपका ये जो बड़ा भाई जागृत हो जाएगा, कहेगा अरे यार तुम कितने बड़े मूर्ख इंसान हो, तुम्हारे माँ बाप इतना मेहनत से तुम्हें पैसा दे रहे हैं, किस तरीके से वो तुम्हें पैसा देते हो वही जानते हैं, और तुम यहाँ पे एक बंद कमरे में बैठ के IPL देख रहे हो, हाँ, और कहोगे कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। अरे पढ़ोगे तब तो नौकरी मिलेगा, जब पढ़ोगे नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगा। तो ये क्या है, अहम है। पापा तो आपके देखने नहीं आ रहे ना, लेकिन अहम आपको, यानी आपकी जो मन के अंदर की आत्मा है वो आपको हमेशा जगाती है, तो वही अहम है और ये पराहम है। आई होप आपको इदम क्या होता है, अहम क्या होता है और पराहम क्या होता है, ये सभी चीज़ें समझ लिए होंगे। फ्रायड कहता है कि एक संतुलित व्यक्ति के लिए इदम और पराअहम को वास्तविकतावादी अहम के कहने पर चलना चाहिए। जब भी आप कोई गलत काम करते हो तो आपका बड़ा भाई क्या करता है, आपको डांटता है, यानी कि आपके अंदर का अहम क्या करता है, आपको डांटता है गलत काम करने से। कभी पढ़ाई न करके आप IPL देख रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई न करके आप एक अपने एक लड़की से या एक लड़की के साथ दो लड़की से बात कर रहे हो, ये सब क्या है, गलत है। आपको मैं देख नहीं यार तुम चीट क्यों कर रहे हो, अगर प्यार ही कर रहे हो तो एक ही से करो ना, दो के साथ क्यों कर रहे हो या दो के साथ क्यों कर रही हो। ये क्या है, ये जो डांटता है आपको, ये क्या है, अहम है आपका। और अहम की बात किसको माननी चाहिए, इदम को भी मानना चाहिए और पराअहम को भी मानना चाहिए। पराअहम भी ये ना सोचा कि नहीं, अब आप किसी के घर गए हो, अब कोई आपको 500 रुपये देने की औकात नहीं रखता, वो आपको 100 रुपया ही दे रहे हो, तो आप क्या उससे कहोगे, हाँ हम 500 से नीचे नहीं लेते हैं, हम ब्रांडेड कपड़ा से नीचे नहीं पहनते। अरे यार उसका प्यार भी तो देखो, 100 रुपया भी देने की क्षमता न रखने वाला इंसान अगर आपको 100 रुपया दे रहा है तो वो आपका प्यार है, उसको आप पैसे से मत तौलो, उस बंदे का प्यार है जो आपको दे रहा है, ठीक है। तो ये होता है इदम और पराअहम। और इसको किसकी बात माननी चाहिए दोस्तों, तो इसको माननी चाहिए वास्तविकतावादी रियलिस्टिक अहम की बात माननी चाहिए। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। और कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको दिमाग खोलना होगा। मनोलैंगिक सिद्धांत यानी कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी, यानी कि एक बच्चे का जो काम वासना होती है वो कहाँ होता है, एक बालक का काम वासना कहाँ पे होता है, और हम लोग की काम वासना कहाँ पे है, और काम वासना को कैसे इन्होंने पॉजिटिव वे में डिफाइन किया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, कल हम लोग पढ़ेंगे इसको। आज के क्लास में इतना ही। आई होप आप आपने पढ़ा इसको अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।